अस्सलाम वालेकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज से हम जनरल फार्मा स्टार्ट करेंगे थर्ड ईयर ब्लॉक 7 की। जनरल फार्मा में दो चीजें हैं, एक फार्मेकोकाइनेटिक्स है और एक फार्मेकोडायनामिक्स है। फार्मेकोकाइनेटिक्स से स्टार्ट करते हैं हम। ये नोट्स मैंने लिपन कोड से बनाए हैं। लिपन कोड में जनरल फार्मा के सिर्फ दो चैप्टर हैं। आई प्रेफर कि आप लिपन कोड से जनरल फार्मा करें, लेकिन अगर आप कैडसन से भी करना चाहते हैं तो सेम ही कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कि आपको पता है कि अब एमसीक्यूज बेस्ड एग्जाम होगा, तो बस आपको कोर कॉन्सेप्ट होना चाहिए और साथ में आप एमसीक्यूज की पॉइंट्स कर लें। जैसे कि आपको पीडीएफ स्क्रीन पर नजर आ रहा है, जो कि चैप्टर की लाइंस हैं जिससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। अगर आप ऐसे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है कि आपके एमसीक्यूज ठीक हो जाएंगे। लेकिन एमसीक्यूज करने के लिए आपको जनरल आइडिया होना चाहिए, कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए टॉपिक के बारे में। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स होती है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, यानी कि हमने कोई मेडिसिन ली तो उसके साथ बॉडी क्या करेगी। अगर आपको ये पेज समझ आ जाता है ना, तो ऐसे समझे कि आपके फार्मेकोकाइनेटिक्स का जो कोर कॉन्सेप्ट था ना, वो क्लियर हो गया। और फिर बाकी सब टॉपिक इसी से रिलेटेड है। यही टॉपिक है जो आपको इस पेज पर नजर आ रहे हैं। तो फार्मेकोकाइनेटिक होती है व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। जब हमने कोई मेडिसिन ली, किसी भी रूट से ली, ओरली ली, इंट्रावेनस यानी इंजेक्शन ड्रिप के फॉर्म में, इंट्रामस्कुलर मसल में लगाई, सबक्यूटेनियसली इनहेलेशन, किसी भी तरह से हमने मेडिसिन ली, कोई भी ड्रग हमने लिया, तो उसके बाद उसके साथ क्या होता है। जब हम कोई मेडिसिन ले लेते हैं तो सेकंड काम जो उसके साथ होना होता है ना, वो एब्जॉर्प्शन है, कि ड्रग जो है वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो। एग्जाम्पल लें कि हमने ओरली कोई मेडिसिन ली, अब वो क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो जो सेकंड स्टेप होगा वो एब्सॉर्प्शन होगा, ड्रग जो है वो ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी। जब ड्रग ब्लड स्ट्रीम में चली जाएगी तो क्या होगा, जो इंट्रावेनस ड्रग होती है, जो वीन में हम लगाते हैं, वो तो फौरन से ही ब्लड में चली जाती है, लेकिन बाकी रूट से भी ड्रग जाती ब्लड में ही है। तो वो प्रोसेस जिस ड्रग रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड में जाएगी, उसको हम कहते हैं कि वो एब्जॉर्प्शन का स्टेप है। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या होगा कि जब ड्रग ब्लड में चली गई, उसके बाद उसकी होनी है डिस्ट्रीब्यूशन। ड्रग जब डिस्ट्रीब्यूट होती है तो डिफरेंट ऑर्गन्स में जाती है, डिफरेंट टिश्यूज में जाती है, जैसे कि ब्रेन में, लंग्स में, हार्ट में, मसल में, बोन में, एडिपोज टिश्यूज में, डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज के अंदर जाएगी। अब डिपेंड करता है कि हमने कौन सी मेडिसिन ली है। जैसे कि अगर हम पैराडोल लेंगे, अब उसका काम ब्रेन में है तो वो ब्रेन में जाएगी। डिफरेंट ड्रग्स का डिफरेंट रोल होगा, तो जहां पे उसका काम होगा ना, वो वहां पे जाएगी। लेकिन ड्रग डिस्ट्रीब्यूट जरूर हो जाती है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं रहती, ब्लड स्ट्रीम से टिश्यूज और ऑर्गन्स में आ जाती है। इस प्रोसेस को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर, तो उसने लिवर में भी जाना है। ऑर्गन्स के अंदर जब ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होती है तो क्या करती है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में नहीं रहती, जैसे कि हमने ली थी ना, वैसे नहीं रहती। डिफरेंट ऑर्गन्स उसको तोड़ देते हैं, मेटाबोलाइज कर देते हैं, केमिकली उसको चेंज कर देते हैं और उसको वाटर सोल्यूबल बनाते हैं। जब ड्रग एब्सॉर्ब हो रही होती है ना, तो वो होती है लिपिड सोल्यूबल, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी सेल्स होती हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन लिपिड्स की बनी होती है, जिसकी वजह से लिपिड सोल्यूबल ड्रग उसको इजीली क्रॉस कर सकते हैं। लेकिन अब हमारा काम खत्म हो गया, मेडिसिन ने अपना काम कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट जब हुई उसने अपना काम कर दिया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि जो भी एक्स्ट्रा ड्रग है वो बॉडी से रिमूव हो जाए। उसके लिए होता है प्रोसेस मेटाबॉलिज्म का। ड्रग केमिकली चेंज होती है लीवर के अंदर वाटर सोल्यूबल कंपाउंड के अंदर, ताकि वो यूरिन में इलिमिनेट हो जाए, बाइल में इलिमिनेट हो जाए, मिल्क में कहीं भी इलिमिनेट हो जाए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि मेटाबॉलिज्म होगी, या केमिकली चेंज होगी या ड्रग। फिर जो नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप होता है वो एलिमिनेशन का होता है। जो ड्रग होता है और उसके मेटाबोलाइट्स होते हैं, जो भी ड्रग बनी है टूटने के बाद, चेंज होने के बाद केमिकली, वो सब कुछ रिमूव हो जाएगा बॉडी से। ड्रग ने अपना काम कर दिया, जो एक्स्ट्रा ड्रग थी वो रिमूव होगी। कहाँ कहाँ कैसे कैसे रिमूव होगी, मेनली जो होती है ना वो किडनीज में रिमूव होती है, यानी कि यूरिन के अंदर एलिमिनेट होती है। इसके अलावा बाइल, फीसिस, लावा, स्वेट, मिल्क वगैरह में एलिमिनेट हो जाती है। तो ये जो 5 स्टेप्स थे ना, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, ये कोर कॉन्सेप्ट है फार्मेकोकाइनेटिक्स का। अगर आपको ये समझ आ गया तो समझ ले कि सारा चैप्टर हो गया, क्योंकि अब हम जो पढ़ेंगे ना, वो सिर्फ इनके फैक्टर्स होंगे या जो भी चीज इनको इफेक्ट कर रही होगी, इनकी डिटेल होगी, लेकिन हैं यही टॉपिक्स। अब हमें फार्मेकोकाइनेटिक्स का जनरल आइडिया तो हो गया, अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो फार्मेकोकाइनेटिक्स जैसे कि हमने देख लिया क्या होता है,
व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग, हमने कोई मेडिसिन ली, उसके साथ बॉडी ने क्या किया, क्या सलूक किया उसके साथ, तो वो होगा। अब हमने ये जो इसके प्रॉपर्टीज हैं ये हमने देख ली हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन वगैरह। हमने कोई ड्रग ली तो सबसे पहले उसने एब्जॉर्ब होना है, जहां से हमने ली साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से उसने ब्लड स्ट्रीम में जाना है या प्लाज्मा में जाना है, तो इस प्रोसेस को क्या कह देंगे, एब्जॉर्प्शन कह देंगे, जैसे कि हमने पहले देखा। डिस्ट्रीब्यूशन, जब ड्रग जो है वो ब्लड में आ गई तो अब उसने डिस्ट्रीब्यूट होना है लिवर को, लंग्स को, हार्ट को, डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज को। इंटरस्टिशियल इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जाएगी, ब्लड स्ट्रीम से डिफरेंट ऑर्गन्स और टिश्यूज को जो जा रही है, डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, उस प्रोसेस को डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे। फिर ड्रग जो है वो वहां पे जिन ऑर्गन्स को, टिश्यूज को डिस्ट्रीब्यूट हुई है, वहां पे जाके केमिकली चेंज हो जाएगी, बायो ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगी। लेकिन ये ज्यादातर जो मेटाबॉलिज्म वाला काम है ना, ये लिवर में होता है, तो ड्रग बायो ट्रांसफॉर्म्ड होगी लिवर के अंदर। फिर जो ड्रग और इसके मेटाबोलाइज्ड होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे बॉडी से, जो एक्स्ट्रा ड्रग होगी वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो ये है फार्माकोकाइनेटिक्स की प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट है कि कौन कौन से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होते हैं। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि हम ड्रग ले कैसे सकते हैं। तो ड्रग लेने के जो मेन रूट्स होते हैं वो है एंट्रल, पारेंटल और कुछ और भी होते हैं। एंट्रल में आ जाता है ओरल, सबलिंगुअल और रेक्टल। ओरल तो हम खाएंगे, जैसे कि हम कोई टैबलेट लेते हैं, पैराडोल वगैरह। सबलिंगुअल होगा, जुबान के नीचे रखते हैं, जैसे कि निट्रोग्लिसरीन या अंजाइना के लिए लेते हैं। रेक्टल होगा, रेक्टम में लगाएंगे। उसके अलावा पारेंटल होते हैं। पारेंटल में इंट्रावेनस आ जाता है, जो कि हम वेन में लगाते हैं। इंट्रामस्कुलर आ जाता है, मसल में लगाते हैं। सब क्यूटेनियस होता है, क्यूटेनियस टिश्यू होता है ना, उसके नीचे सब क्यूटेनियस लेयर होती है स्किन की, उसमें लगाते हैं। डर्मल लेयर होती है, इंट्राडर्मस लगाते हैं, वो होता है। उसके अलावा कुछ और भी रूट होते हैं, जैसे कि हम कोई ड्रग इनहेलेशन से लें, जैसे कि एस्मा वगैरह में लेते हैं, ट्रांसडर्मल लें, टॉपिकल लें, नेजल लें, इंट्राथिकल लें। अब इसमें यह है कि जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है ना, इसमें मेनली आपको इसके नाम पता होने चाहिए और एक तो ड्रग एग्जाम्पल के तौर पर पता होना चाहिए कि इस रूट से हम कौन सा ड्रग लेते हैं। आपको ये वाइवा वगैरह के लिए तो इतना कॉन्सेप्ट काफी है, लेकिन जो एमसीक्यूज होंगे हो सकता है वो कि बुक के टेबल से आ जाएं, तो वो भी मैंने पीडीएफ में ऐड कर दिया। अगर आप वो पढ़ लेंगे तो आपके एमसीक्यूज भी हो जाएंगे। तो हमने रूट्स देख लिए। अब नेक्स्ट स्टेप जो था वो क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग। हमने मेडिसिन खा ली, अब उसकी एब्जॉर्प्शन होनी है, ट्रांसफर होना है ड्रग ने साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम में जाना है। अब कौन कौन से ऐसे मैकेनिज्म होते हैं जिससे ड्रग ट्रांसफर हो सकती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब फर्स्ट करते हैं कि हमने कोई ड्रग खाई, वो सीधी गई जीआईटी के अंदर। अब जीआईटी से ड्रग जो है वो कैसे एब्जॉर्ब हो सकती है ब्लड स्ट्रीम के अंदर। तो जो एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म है ना, वो पैसिव डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये सब आपने एफएससी में भी पढ़ा था, ये तो आपको पता ही है। तो इन सब मैकेनिज्म से ड्रग पास कर सकती है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर। पैसिव डिफ्यूजन में क्या होता है कि ड्रग मूव करती है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जहां पे ड्रग ज्यादा होगी ना, वहां से कम एरिया की तरफ मूव करेगी, जैसे कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग पास टू द लिपिड बैरियर। कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं। अब हमें पता है कि सेल्स की जो लेयर होती है ना, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो लिपिड की बनी होती है, तो लिपिड सोल्यूबल ड्रग उसको इजीली क्रॉस कर देंगे और सेल के अंदर चल जाएंगे। इसी तरह वाटर सोल्यूबल जो ड्रग होते हैं वो एक्वस चैनल और पोर्स में इजीली चले जाएंगे। तो ये होती है पैसिव डिफ्यूजन, जिसके अंदर हमें ना कोई एनर्जी देनी पड़ रही है, ना किसी कैरियर प्रोटीन्स की जरूरत है, किसी चीज की हमें जरूरत नहीं है। ड्रग की जहां जरूरत थी, जहां वो हाई कंसंट्रेशन में था, वहां से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ ऑटोमेटिकली मूव कर रहा है। तो ये होती है पैसिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में भी सेम यही कॉन्सेप्ट होता है कि ड्रग मूव करता है हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन एरिया की तरफ, लेकिन यहाँ पे होता है कि एक कैरियर प्रोटीन रिक्वायर होती है। ये कैरियर प्रोटीन क्या करती है कि जब ड्रग इसके साथ बाइंड करता है तो इसके अंदर कन्फर्मेशन चेंज होता है, जिसकी वजह से ड्रग अंदर मूव करता है। तो ये होती है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इस मेथड से आयंस, न्यूरोट्रांसमीटर, मेटाबोलाइट्स वगैरह मूव करते हैं। तो ये भी है एक प्रोसेस जिससे ब्लड स्ट्रीम में ड्रग आ सकता है। अब ये ड्रग पे डिपेंड करेगा कि वो कैसा है। जिस तरह का ड्रग होगा उस तरह का उसका मैकेनिज्म होगा। जैसे कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग पैसिव डिफ्यूजन से जाएंगे, आयंस, न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से जाएंगे। उसके अलावा एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस भी होती है। एंडोसाइटोसिस का मतलब है कि सेल के अंदर इनगल्फमेंट ऑफ ड्रग हुई सेल मेम्ब्रेन से, जैसे कि आपको स्क्रीन पर पिक्चर नजर आ रही है, ऐसे होती है। या एक्सोसाइटोसिस भी हो सकता है कि सेल से ड्रग बाहर रिमूव हो जाए, जैसे कि विटामिन B12 एंडोसाइटोसिस से ट्रांसफर होती है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो एक्सोसाइटोसिस से ट्रांसपोर्ट होते हैं।
तो इस तरह भी ड्रग मूव कर सकती है। उसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी होती है। जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है ये थोड़ी डिफरेंट होती है। इसमें ड्रग मूव करता है लो कंसंट्रेशन से, जहां कम ड्रग है वहां से हाई कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है। नॉर्मली तो ये काम नहीं होता। अगर हाई से लो ड्रग आएगी ना तो वो खुद ब खुद आ जाएगी, लेकिन जब लो से हाई जानी है ना तो फिर एनर्जी की जरूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसमें एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप की। हमें पता है कि जब 3 सोडियम बाहर आते हैं तो 2 पोटेशियम सेल के अंदर जाते हैं, जिसकी वजह से एक्शन पोटेंशियल होता है और सब होता है। इस तरह की जो ट्रांसपोर्ट होती है उसको हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो ये थे सारे मैकेनिज्म जिसकी वजह से ड्रग मूव कर सकती है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ब्लड स्ट्रीम के अंदर। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ड्रग आ गई, अब उसके बाद क्या होना था? अब होनी थी उसकी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। तो हमने ये तो देख लिया कि ड्रग कैसे मूव करती है साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से, जैसे कि हमने ओरली ली, खाई हमने कोई मेडिसिन, वो ब्लड स्ट्रीम में तो आ गई। अब कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि इसके एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देती हैं, ड्रग को ब्लड स्ट्रीम में आने की आसानी कर देती हैं, उसके रास्ते को आसान बना देती हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो उसके रास्ते को मुश्किल बना देती हैं, उसको अब्जॉर्ब ही नहीं होने देती। तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर जो सबसे पहला इफेक्ट होता है ना वो पीएच का होता है। जिस ड्रग के ऊपर चार्ज होता है ना वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकती सेल मेम्ब्रेन के ऊपर। ये एक रूल है कि जो चार्ज ड्रग होगी ना वो इजीली क्रॉस नहीं कर सकेगी। लेकिन जो अनचार्ज ड्रग होती है ना जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता वो इजीली क्रॉस कर सकती है। मोस्टली हमारे पास ड्रग्स होती है ना वो या तो वीक एसिड्स होती हैं या वो वीक बेसिस होती हैं। तो होता ये है कि ड्रग्स हमारे पास 2 तरह की थी, एक वीक एसिड्स होती हैं और एक वीक बेसिस होती है। तो जो वीक एसिड्स होते हैं ना जैसे कि HA है, अब यहाँ पे एक ही जगह कुछ भी आ सकता है, जैसे कि HCl लगा लो, कुछ भी लगा लो, HNO3 लगा लो, कुछ भी लगा लो, ठीक है ना। तो जब HA एसिड टूटता है ना तो वो H पॉजिटिव यानी कि एक प्रोटॉन रिलीज करता है और साथ में A9 रिलीज करता है यानी कि A नेगेटिव रिलीज करता है। अब ये जो चार्ज है ना A नेगेटिव ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता। जो HA है ना एसिड था वो खुद अनआयनाइज्ड था, अनचार्ज था, वो इजीली क्रॉस कर लेगा। तो एसिड की फॉर्म में जो HA है वो एब्जॉर्बेबल है। लेकिन बेसिस में ऐसा नहीं होता। जो ड्रग वीक बेसिस होती है ना वो पहले से ही चार्ज होती हैं। BH पॉजिटिव पहले ही प्रोटोनेटेड फॉर्म इसकी चार्ज है। ये क्या करेगी? जब ये प्रोटॉन रिलीज करेगी ना तो ये अनचार्ज बेस बना देगी। तो ये जो अनचार्ज बेस होती है ना ये एब्जॉर्बेबल होती है। अब इन इक्वेशन में आपने बेसिकली ये समझना है कि जो चार्ज जो होगा ना ड्रग वो क्रॉस नहीं कर सकता सेल मेम्ब्रेन को बस। अब ये कैसे पता चलेगा कि ड्रग चार्ज है अनचार्ज है? ये हमें पता चलेगा इसकी pH से और pKa से। इस ड्रग की जितनी कम pKa होगी ना यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन उतनी ज्यादा एसिडिक होगी, और जिसकी जितनी ज्यादा pKa होगी ना वो उतनी ज्यादा बेसिक ड्रग होगी। जब हमें pKa और pH का पता चल गया ना कि एसिडिक ड्रग है या बेसिक ड्रग है, जैसे कि अगर pH लेस देन 7 होगी तो हमें पता होगा कि एसिडिक ड्रग है, और pH मोर देन 7 होगी तो हमें पता होगा कि बेसिक ड्रग है। इसी तरह pKa अगर कम होगी तो एसिडिक ड्रग होगा, pKa अगर ज्यादा होगी तो बेसिक ड्रग होगा। pH भी कम होगी तो एसिडिक ड्रग होगा, pH भी ज्यादा होगी तो बेसिक ड्रग होगा। तो जब हमें पता चल गया कि एसिडिक ड्रग है या बेसिक ड्रग है तो हमें ये भी पता चल जाएगा कि उसकी चार्ज फॉर्म कौन सी है, अनचार्ज फॉर्म कौन सी है। तो इस तरह से pH इफेक्ट करती है ड्रग की एब्जॉर्प्शन के ऊपर। फिर इसके अलावा भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि ब्लड फ्लो है एब्जॉर्प्शन साइड के ऊपर। अब आपने ये याद रखना है कि जिस भी ऑर्गन का ब्लड फ्लो ज्यादा होगा ना यानी कि उसमें वेसल ज्यादा है, उसको ज्यादा ब्लड मिल रहा है। होती है ना बॉडी में ऐसे ऑर्गन जिनको ज्यादा ब्लड मिल रहा होता है एज कम्पेयर टू अदर ऑर्गन्स, जैसे कि ब्रेन में, हार्ट में, किडनीज में ज्यादा ब्लड जा रहा होता है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स, एडिपोज टिश्यू। तो जहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा होगा ना वहां पे ड्रग की एब्जॉर्प्शन में भी ज्यादा होना है, यानी कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं दोनों चीजें, ब्लड फ्लो ज्यादा, एब्जॉर्प्शन ज्यादा। जैसे कि जो इंटेस्टाइन होता है यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है इसलिए वहां पे एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टमक। स्टमक में भी ब्लड फ्लो अच्छा होता है लेकिन इंटेस्टाइन से कम होता है तो यहाँ पे भी एब्जॉर्प्शन कम होगी। फिर जो नेक्स्ट फैक्टर इफेक्ट करता है वो है सरफेस एरिया। अब जिस चीज का सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा वहां पे एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी। जैसे कि आप एग्जांपल लें, पानी अगर ग्लास में पड़ा हो वो इतनी जल्दी खुश्क नहीं होता, मतलब कि इतनी जल्दी इवेपोरेट नहीं होता। लेकिन अगर वही पानी हम जमीन पे फेंक दें कुछ देर बाद हम देखेंगे कि वो खुश्क हो चुका होगा क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है।
इसी तरह ड्रग के साथ जितना ज्यादा जिस ऑर्गन का सरफेस एरिया होगा ना, उतनी ज्यादा उसकी एब्जॉर्प्शन होगी। सरफेस एरिया भी आपको पता है, इंटेस्टाइन बड़ा है तो उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो सरफेस एरिया भी इंटेस्टाइन का ज्यादा होता है, 1000 गुना ज्यादा होता है, 1000 फोल्ड ज्यादा होता है स्टमक से, तो एब्जॉर्प्शन वहां पे ज्यादा होती है। फिर नेक्स्ट आ जाती है कॉन्टेक्ट एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन साइड। ये तो कॉमन सेंस है ना कि जब तक कोई ड्रग वहां पे आके कॉन्टेक्ट ही नहीं करेगी, जैसे कि ड्रग तेजी तेजी से जीआईटी से गुजर गई, जैसे किसी को डायरिया है ना, डायरिया में अगर मेडिसिन देंगे ना तो वो तेजी तेजी से जीआईटी से गुजर जाएगी, तो क्या होगा, अब्जॉर्ब ही नहीं होगी। कॉन्टेक्ट होगा तो वो एब्जॉर्ब होगी ना, कॉन्टेक्ट ही नहीं है। अब कोई भी चीज अगर डिले करेगी उसके ट्रांसपोर्ट को, जैसे आहिस्ता आहिस्ता जीआईटी से ड्रग मूव करिए, तो उसकी एब्जॉर्प्शन भी अच्छी होगी। अगर हम फूड लेते हैं तो फूड क्या करती है, ड्रग को डाइल्यूट कर देती है, उसके एब्जॉर्प्शन को कम कर देती है। इसी तरह स्टमक में कोई भी चीज प्रेजेंट होगी जो कि ड्रग को डाइल्यूट कर सकती है, उसकी वजह से एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी। नेक्स्ट आ जाता है एक्सप्रेशन ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन्स। अब ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन्स होती है ना, अगर ये कहीं पे भी होंगी ना, तो ये क्या करेंगी, ये ड्रग को आउट ऑफ सेल ट्रांसपोर्ट कर देंगी। मतलब सेल के अंदर ये पी ग्लाइकोप्रोटीन है ना, तो उन्होंने क्या करना है, ड्रग को पकड़ना, उठा के बाहर फेंक देना। तो इसकी वजह से क्या होगा, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज कर जाएगी, कॉमन सेंस से डिक्रीज कर जाएगी, और इसकी वजह से मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस भी डेवलप होती है। मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस में ये होता है कि ढेर सारी दवाइयां ना असर ही नहीं कर रही होती किसी पर्सन के ऊपर, हम कहते हैं कि इसको मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस हो गया, कि इसके ऊपर कोई मेडिसिन असर ही नहीं करती। तो यहाँ पे पी ग्लाइकोप्रोटीन का रोल होता है कि कोई मेडिसिन हम दे रहे हैं वो एक्ट ही नहीं करने दे रही, बॉडी के अंदर पी ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी तो वो एक्ट ही नहीं करने देंगी, उठा के ड्रग को बाहर फेंक देंगी कि वो अपना काम ही ना कर सके। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं एब्जॉर्प्शन को ड्रग के, कि उसको ब्लड स्ट्रीम में एंटर ही नहीं होने देते साइड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। अब हम देख लेते हैं, अगर ड्रग एंटर हो गई है ब्लड में, तो उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी टिश्यूज के अंदर। डिस्ट्रीब्यूशन समझने से पहले यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट है बायोअवेलेबिलिटी का। अब बायोअवेलेबिलिटी ये होती है कि जब हमने कोई ड्रग लिया, 100% तो ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा ड्रग जो हमने लिया वो एब्जॉर्ब हो जाए। हमने जिससे पहले पढ़ा, बहुत से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि एब्जॉर्प्शन नहीं होने देते। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनकी एब्जॉर्प्शन 70% होती है, कुछ 80% होते हैं, कुछ 60% एब्जॉर्ब होते हैं, कुछ 70% एब्जॉर्ब होते हैं। सबकी एब्जॉर्प्शन डिफरेंट होती है ना। तो ये जो एब्जॉर्प्शन है ना, इसको हम कहते हैं कि कितना ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है। 100% हमने ड्रग लिया, उसमें से कितने परसेंट ड्रग एब्जॉर्ब हुआ है, उसको कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी, यानी कि कितना ड्रग सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में गया है, उसको कहते हैं बायोअवेलेबिलिटी। रेट एंड एक्सटेंट टू विच एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग रीचेज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन, मतलब कि इसका सिंपल सा मतलब यही हुआ कि कितने परसेंट ड्रग जो है ना वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर चला गया है। जैसे कि एग्जांपल लें, अगर हमने 100 मिलीग्राम ड्रग लिया, उसमें से 70 मिलीग्राम सर्कुलेशन में पहुंच गया, ब्लड में पहुंच गया, तो हम कह देंगे कि 70% जो है ना इसकी बायोअवेलेबिलिटी है, इतना अवेलेबल ड्रग है जो कि काम करेगा अब अपना। अब हमें पता कैसे चलेगा बायोअवेलेबिलिटी कितनी है। अब हम अगर कोई ड्रग आईवी रूट से लेते हैं ना, जैसे कि हमने वेन में डायरेक्ट इंजेक्शन लगा दिया, अब वेन में तो सारा ब्लड ही है, तो ब्लड के अंदर तो सारा का सारा 100% ड्रग चला गया। तो जब भी हम कोई ड्रग आईवी रूट से लेते हैं ना, यानी कि इंजेक्शन की फॉर्म में लेते हैं, तो सारा ड्रग के ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है ना, वहां से तो कहीं नहीं जा रहा, तो सारा ड्रग ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, तो उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी होगी ना वो 100% होगी एज कम्पेयर टू अदर रूट, जैसे कि ओरली लेते हैं या इंट्रामस्कुलरली लेते हैं, किसी भी और रूट से लेते हैं ना, उसकी बायोअवेलेबिलिटी कम होती है। अब हमने क्या किया कि अगर हमने किसी रूट की बायोअवेलेबिलिटी मेजर करनी होना कि जैसे कि ओरल रूट है, तो हम क्या करते हैं कि हम उसको कंपेयर कर लेते हैं आईवी रूट से। कोई ड्रग दिया आईवी रूट से, उसकी बायोअवेलेबिलिटी थी 100%। अब हमने दूसरा ड्रग दिया ओरल रूट से, उसकी बायोअवेलेबिलिटी हुई 60%। हमें पता चल जाएगा कि कितना ड्रग जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, कितना होना चाहिए था। हमें ये पता चल जाएगा कि 30% जो ड्रग था वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। तो इस तरह से हम कंपैरिजन करके बायोअवेलेबिलिटी को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो किन दो चीजों का कंपैरिजन होगा, प्लाज्मा लेवल आफ्टर पर्टिकुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जैसे कि ओरली, और फिर प्लाज्मा लेवल हम चेक करेंगे आफ्टर द आईवी रूट, और इन दोनों को जब हम डिवाइड कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास एक परसेंटेज आ जाएगी। जैसे कि हमने ऊपर एग्जांपल देखी कि 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग हमने लिया, तो अगर हम 100 मिलीग्राम ऑफ ड्रग आईवी लेते ना, तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी होती 100, तो डिवाइड तो ये 100 से ही होगा। लेकिन जब हमने ओरली लिया, हमने उसका प्लाज्मा लेवल चेक किया, तो वो 70 थी, तो 70 को 100 से जब डिवाइड करेंगे, साथ में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास 70% आ जाएगा। तो इस तरह से हम बायोअवेलेबिलिटी का हमें पता चल जाता है। इस तरह बुक में एक ग्राफ बना हुआ है, एरिया अंडर द कर्व आईवी रूट से
और एरिया अंडर द कर्व ऑर्ली है, तो इससे हमें कर्व से भी पता चल जाता है कि कितनी एब्जॉर्प्शन हुई है ड्रग की, कितनी सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग गई है। अब नेक्स्ट है कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ड्रग के आने को अफेक्ट करते हैं। अब होता ये है कि जीआईटी से जब हमने कोई ड्रग ली है ना, यानी कि ऑलरेडी हमने कोई ड्रग ली है जो जीआईटी से एब्जॉर्ब हो रही है, तो वो जीआईटी से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाएगी, ब्लड के अंदर नहीं आ जाएगी डायरेक्टली। वो क्या करेगी, वो पहले लीवर में जाएगी और वहां जाके मेटाबोलाइज हो जाएगी। वैसे भी ड्रग ने लीवर में जाना था, जैसे कि आईवी रूट से लेते हैं, आईवी रूट से जब हम कोई ड्रग लेते हैं ना तो वो लिवर को स्किप कर देती है। वैसे वो जाएगी, अगर हमने लिवर के लिए ली डिस्ट्रीब्यूशन में हो जाएगी, लेकिन जब हम कोई ड्रग ओरली लेते हैं ना तो वो डायरेक्ट लीवर में जाती है, वहां मेटाबोलाइज होती है, फिर जाके बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है। लेकिन जब हम आईवी या इंट्रामस्कुलरली या किसी और रूट से सब लिंगुअली लेते हैं तो वो लिवर वाले पार्ट को स्किप कर देती है। तो जब हम कोई ओरली ड्रग देते हैं वो सबसे पहले जाती है पोर्टल सर्कुलेशन में, वहां से लिवर में जाएगी सिस्टेमिक सर्कुलेशन से पहले वो लिवर में जाती है, वहां जाके मेटाबोलाइज्ड होती है, मतलब टूट फूट का शिकार जो भी उसने करना होता है ना लिवर ने उसके साथ वो करता है। अमाउंट ऑफ ड्रग रीचेस द सिस्टेमिक सर्कुलेशन डिक्रीज कर जाती है। अब एक ड्रग थी जो कि 100% थी जब हमने ऑलरेडी ली, जब वो लिवर में गई वहां पे जाके 50% मेटाबोलाइज हो गई, तो 50% ड्रग होगी जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचेगी। लेकिन सेम ही ड्रग अगर हम आईवी रूट से देंगे तो वो सारी की सारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन यानी कि ब्लड में पहुंच जाएगी। तो जब हम ओरली लेते हैं ना तो उसमें ये फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एमसीक्यूज आते थे तो ये जरूर आता था, लेकिन अब एमसीक्यूज होंगे तो उसमें भी जरूर आएगा कि हमने एक ड्रग ओरली ली, लीवर में वो मेटाबोलाइज हुई, तो उसके साथ क्या हुआ कि उसके सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जो उसने पहुंचा तो वो डिक्रीज कर गई। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, हम चाहते हैं कि ड्रग मेटाबोलाइज ना हो लिवर में, तो उसका हल क्या है। तो हम क्या करते हैं कि हम ड्रग को दे देते हैं या तो आईवी रूट या कोई और रूट से, इंट्रामस्कुलर वगैरह किसी भी रूट से अगर हम उसको दे सकते हैं ना, तो हम चाहते हैं कि फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म उसके साथ ना हो, तो हम आईवी रूट से ड्रग को दे देंगे या उसके लार्ज डोज कर देंगे ताकि कुछ मेटाबोलाइज भी हो जाए, तो कुछ तो इतनी तो हो ना जितनी हमें जरूरत है, वो तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में पहुंचे ना। जैसे कि एक ड्रग है निट्रोग्लिसरीन, अगर हम निट्रोग्लिसरीन को ओरली देते हैं ना तो क्या होता है कि वो जब लिवर में जाती है ना तो वहां पे 90% मेटाबोलाइज हो जाती है। अब बाकी जो 10% बची है उसका हमने क्या करना है, वो तो कोई इफेक्ट करेगी ही नहीं, वो तो अंजाना को ट्रीट कर ही नहीं सकेगी। और अंजाना के ट्रीटमेंट के लिए हमने फौरी हमें एक्शन चाहिए, ऐसे नहीं कि हम इंतजार करते रहें कि अंजाना ठीक हो जाएगा, वो तो और वर्स कंडीशन हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि हम निट्रोग्लिसरीन का रूट चेंज कर देते हैं, हम उसको सबलिंगुअली जुबान के नीचे रख देते हैं। जब हम उसको सबलिंगुअली देते हैं ना तो वो लिवर वाले पार्ट को स्किप कर जाता है, लिवर में नहीं है वो जा रही। तो इस तरह से हम फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म को स्किप कर सकते हैं और ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का इनवर्स इफेक्ट है, यानी कि अगर ये होगा तो बायोअवेलेबिलिटी कम होगी, अगर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बायोअवेलेबिलिटी ज्यादा होगी। फिर नेक्स्ट आ जाती है सोलबिलिटी ऑफ ड्रग। अब कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो वाटर सोल्यूबल होती हैं। मेनली ये दो तरह की चीजें होती है ना, कुछ चीजें होती हैं जो कि लिपिड सोल्यूबल होती हैं। अब जो लिपिड सोल्यूबल चीजें होती हैं, हमें पता है कि सेल की जो लेयर है लिपिड बायलेयर होती है, लिपिड सोल्यूबल होती हैं तो लिपिड बायलेयर को इजिली क्रॉस कर देंगे, सेल के अंदर चल जाएंगी। लेकिन बॉडी में सारा का सारा लिपिड तो नहीं ना है, फ्लूइड भी है, वाटर की तरह की चीजें भी हैं। तो जो ड्रग ज्यादा लिपिड सोल्यूबल होती है, वाटर सोल्यूबल बिल्कुल भी नहीं होती, तो वो बॉडी के फ्लूइड में अब्सॉर्ब नहीं हो सकती, तो ये मसला आ जाता है। तो हमने कहा कि हम एक वाटर सोल्यूबल ड्रग लेते हैं जो कि सिर्फ वाटर में सोल्यूबल होगी, तो वो फिर लिपिड बायलेयर को क्रॉस नहीं कर सकेगी। तो ये दोनों मसले हैं। तो जो हाइड्रोफिलिक ड्रग होती है ना, वो क्या करती है, वो वाटर को बॉडी फ्लूइड को इसलिए क्रॉस कर लेती है, लेकिन लिपिड बायलेयर को नहीं क्रॉस कर सकती। यहाँ पे लाइपोफिलिक होता है ना तो वो लिपिड बायलेयर को क्रॉस कर सकती थी। फिलिक जब आता है ना तो लविंग के लिए आता है, यानी कि लिपिड लविंग या वाटर लविंग। लेकिन जब फोबिक आता है ना तो मतलब कि उसको हेट कर रही है, उसके अंदर डिजोल्व नहीं हो रही। तो जो हाइड्रोफोबिक ड्रग होती है ना वो बॉडी फ्लूइड के अंदर डिजोल्व नहीं होती। अब हमने इस मसले को भी सोल्व करना है। अब हम इस मसले को सोल्व करने के लिए ऐसा करते हैं कि ड्रग को ऐसा होना चाहिए कि वो ज्यादा लिपिड सोल्यूबल हो, क्योंकि सारे सेल्स की जो लेयर होती है वो लिपिड बायलेयर ही होती है ना, तो ज्यादा लिपिड सोल्यूबल हो, लेकिन कुछ तो सोल्युबिलिटी हो ना बॉडी फ्लूइड के अंदर, एक्वस फ्लूइड के अंदर, ताकि वो एफिशिएंटली एब्जॉर्ब हो सके। तो इस तरह से सोल्युबिलिटी ड्रग की इंक्रीज कर जाती है। तो ये हो गया। फिर आ जाता है केमिकल इंस्टेबिलिटी। अब कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो कि गैस्ट्रिक कंटेंट, जैसे कि हमें पता है कि जो जीआईटी है, स्टमक है,
उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि चीजों को तोड़ते हैं, पेप्सिन, ट्रिप्सिन वगैरह जो हमने पढ़े थे बायोलॉजी में भी। तो ये ड्रग्स को भी तोड़ देते हैं। फूड को जब तोड़े होते हैं तो ड्रग को भी तोड़ेंगे ही ना। तो जैसे कि पेनिसिलिन जी है, वो गैस्ट्रिक कंटेंट की पीएच के अंदर स्टेबल नहीं होती, वो वहां पे जाके अनस्टेबल हो जाती है। इंसुलिन, डाइजेस्टिव एंजाइम उसको डिग्रेड कर जाते हैं। तो ये भी फैक्टर्स होते हैं जो कि बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। इनकी वजह से भी सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर 100% ड्रग नहीं जा रही। उसके अलावा नेचर ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन की ड्रग बनी किस चीज से हुई है, उसका पार्टिकल साइज क्या है, साल्ट फॉर्म, क्रिस्टल प्लियोमॉर्फिज्म, इस तरह की चीजें भी इफेक्ट करती हैं बायोअवेलेबिलिटी को। तो ये सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि ड्रग जो है वो साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से सिस्टमिक सर्कुलेशन के अंदर कितनी जाती है। 100% जाती है, 90% जाती है, 80%, 60, 50, 30 और जैसे कि लिट्रोग्लाइसिन के केस में 90% ड्रग मेटाबोलाइज होगी, सिर्फ 10% जा रही है। तो ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, इनका भी हमें पता होना चाहिए कि कौन सी ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी कितनी है। फिर बायोअवेलेबिलिटी के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है बायो इक्विवेलेंस और थेराप्यूटिक इक्विवेलेंस का, कि दो ड्रग्स हैं हमारे पास, हम उनको कब कहेंगे कि ये बायो इक्विवेलेंट है, यानी कि इनकी बायोअवेलेबिलिटी एक जितनी है। अगर उनकी बायोअवेलेबिलिटी सेम होगी, सिमिलर टाइम टू रीच द पीक ब्लड और एक ही टाइम पे वो पीक ब्लड कंसंट्रेशन पे पहुंच गए, तब हम उनको कहते हैं कि ये दोनों ड्रग बायो इक्विवेलेंस है। और थेराप्यूटिकली इक्विवेलेंस तब कहेंगे कि सेम डोज दें हम उनकी, सेम उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हो, सेम स्ट्रेंथ हो, सेम रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो तब वो इक्विवेलेंट होंगी ना, तो तब हम उसको कह देंगे कि थेराप्यूटिकली बायो इक्विवेलेंस है। ये बस डेफिनेशन है, आप इनको एक दफा पढ़ लें, हो सकता है कोई एमसीक्यूज आ जाए, वैसे आता तो नहीं है लेकिन एक दफा रीड कर लें। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, जिसके हम काफी टाइम से बात कर रहे थे। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि ड्रग अब ब्लड स्ट्रीम में तो आ गई, यहाँ तक तो आ गई, अब नेक्स्ट आगे कैसे जाएगी। ड्रग ब्लड स्ट्रीम को लीव करेगी और बॉडी टिश्यूज ऑर्गन्स के अंदर जाएगी। अब इसको भी बहुत से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा देते हैं, ड्रग तेज तेजी से ऑर्गन्स में जाती है। बहुत से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कम कर देते हैं। तो कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहले ब्लड फ्लो, यहाँ पे भी ब्लड फ्लो आ गया। जहां पे ज्यादा ब्लड फ्लो होगा डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे उतनी अच्छी होगी, जहां पे कम ब्लड फ्लो होगा डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे कम होगी, जैसे कि एब्जॉर्प्शन के केस में था। तो इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है ना डिस्ट्रीब्यूशन का, ब्लड फ्लो का, कि ब्लड फ्लो कैसे इफेक्ट करता है, तो जितना ज्यादा किसी ऑर्गन का ब्लड फ्लो होगा और साथ में उसकी लाइपोफिलिसिटी यानी कि लिपिड सोल्यूबल जितना ज्यादा ड्रग होगा, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। ये एक लाइन आपने जरूर याद रखनी है कि ब्लड फ्लो ज्यादा हो, लिपिड सोल्यूबल ज्यादा हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन उसकी ज्यादा होगी। जैसे कि हमें पता है, जैसे हमने पहले बात की कि ब्रेन में, लीवर, किडनीज वगैरह में यहाँ पे ब्लड फ्लो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्केलेटल मसल्स। तो ब्लड फ्लो इसके अंदर ज्यादा होगा, इसका मतलब तो यही हुआ ना कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी। लिवर में, ब्रेन में, किडनीज में ड्रग ज्यादा जाएगी। ब्लड फ्लो एडिपोज टिश्यूज में, स्किन में, विस्ट्रास में कम होता है, तो वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। अब ये जो ब्लड फ्लो है ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? तो यहाँ पे उन्होंने एक एग्जाम्पल दी है कि अगर हम प्रोपोफोल एक ड्रग लें, उसका आईवी बोलस लें, यानी कि उसकी 100% बायोअवेलेबिलिटी है, 100% ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में है, तो ये जो ड्रग होता है ना प्रोपोफोल, ये क्या करता है, रैपिडली सीएनएस के अंदर चला जाता है। सीएनएस का ज्यादा ब्लड फ्लो था ना, तो इस वजह से वो सीएनएस के अंदर ज्यादा चला जाता है। क्यों जाता है? ब्लड फ्लो ज्यादा है, लिपिड सोल्यूबल भी होता है ये ड्रग। अब इसकी वजह से वो ज्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, पूरा 100% ड्रग जो है वो पहुंच गया सीएनएस के अंदर। तो ये क्या करवाता है, ये एनेस्थीसिया इसने कराना होता है, मतलब कि बेहोश करा देता है, तो इसने एनेस्थीसिया करा दिया। अब ये जो ऑर्गन्स होते हैं ना, स्केलेटल मसल, एडिपोज टिश्यूज वगैरह, यहाँ पे ब्लड फ्लो कम होता है, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन भी कम होगी। तो इनकी वजह से क्या होगा कि जो ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन है ना, यानी कि ब्लड के अंदर ड्रग कम हो गई है, सारी की सारी सीएनएस के अंदर चली गई है। तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए ना ड्रग सीएनएस से निकलेगी और प्लाज्मा में आने लग जाएगी, जिसकी वजह से होगा ये कि कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाएगी, यानी कि पर्सन को दोबारा से होश आ जाएगा। अगर ऐसा ना हो कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होने से ड्रग सीएनएस से ना निकले, तो पेशेंट को तो होश ही नहीं आएगा। तो इस वजह से क्या होता है कि कॉन्शियसनेस रिगेन हो जाती है। इस वजह से इंपॉर्टेंट है ब्लड फ्लो, हर ऑर्गन का इंपॉर्टेंट है, ड्रग की डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करता है। फिर नेक्स्ट आ जाता है कैपिलरी परमेबिलिटी। अब हमें पता है कि जो कैपिलरीज होती हैं वो किस किस तरह की होती हैं। कुछ ऐसी कैपिलरीज होती हैं जो कॉन्टिन्यूस होती हैं, मतलब कि बिल्कुल ठीक जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब इनसे ना कोई चीज बाहर निकल सकती है, ना कोई चीज अंदर आ सकती है। लेकिन कुछ ऐसी कैपिलरीज भी होती हैं जो फेनेस्टेटेड होती हैं।
इनसे ड्रग या कोई भी चीज, प्लाज्मा प्रोटीन्स वगैरह जो भी ब्लड में चीज होती है, वो डायरेक्टली मूव इन आउट कर सकती है, क्योंकि इनके अंदर पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। तो अब जो कैपिलरी परमेबिलिटी है ना, ये भी डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करेगी। अब वो ऑर्गन्स जिनके अंदर ऐसी कैपिलरीज हैं जो कि कंटिन्यूअस हैं, जिसके ब्रेन है, तो ब्रेन में क्या होता है कि कंटिन्यूअस कैपिलरीज होती हैं और साथ में स्लिट जंक्शंस भी नहीं होते जिसमें से ड्रग पास कर सके। अब कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहां से ड्रग पास कर सकेगा, कैपिलरीज ही ऐसी नहीं है, तो ड्रग इजीली मूव नहीं कर सकेगा, पैसिव डिफ्यूजन वगैरह से मूव नहीं कर सकेगा। तो उसके लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट चाहिए। ड्रग को हमें पकड़ के एनर्जी की वजह से, एनर्जी दे के हमें बाहर निकालना पड़ेगा। तो इस तरह से कैपिलरी परमेबिलिटी इफेक्ट करती है डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो यहाँ पे स्पेशल ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन्स वगैरह चाहिए होंगी ताकि ब्रेन में हम ट्रांसफर कर सकें ड्रग को। लेकिन जो कुछ ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि लिवर, स्प्लीन वगैरह, यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस कैपिलरीज होती हैं, उनमें सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसकी वजह से ड्रग खुद ब खुद मूव कर सकता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ड्रग्स और प्लाज्मा प्रोटीन इजीली पास कर सकेंगे, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी ज्यादा होगी। लिवर, स्प्लीन वगैरह में ड्रग डिस्ट्रीब्यूट भी ज्यादा होगा, लेकिन ब्रेन में इतना ज्यादा नहीं आएगा क्योंकि कंटिन्यूअस कैपिलरीज हैं। और कैपिलरी परमेबिलिटी केमिकल नेचर के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब जो कैपिलरीज होती है ना, वो भी एंडोथेलियम की बनी होती हैं और वहां पे भी लिपिड बायलेयर होती है। सेल्स होती है ना, तो लिपिड बायलेयर तो होगी, तो लिपिड सोल्यूबल जो ड्रग्स होंगे ना, वो इजीली पास कर सकेंगे। लेकिन जो पोलर और आयनाइज्ड ड्रग्स होंगे ना, वो इजीली पास नहीं कर सकेंगे, उनको फिर हमें एक्टिव ट्रांसपोर्ट से मूव कराना पड़ेगा। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि कैपिलरी परमेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। एक तो कैपिलरी का स्ट्रक्चर कि वो कॉन्टिन्यूअस है या फेनेस्ट्रेटेड है, और एक केमिकल नेचर कि लिपिड सोल्यूबल है या वाटर सोल्यूबल है। फिर नेक्स्ट आ जाता है बाइंडिंग टू प्लाज्मा प्रोटीन्स एंड द टिश्यूज। अब होता ये है कि ड्रग जब ब्लड में आ जाती है ना, तो वो प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड कर जाती है, या कभी टिश्यूज में चली जाती है ना, तो वहां पे टिक जाती है, वहां पे प्रोटीन्स होती हैं, लिपिड्स होते हैं, उनके साथ बाइंड कर जाती है। तो जब ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ बाइंड करेगी तो क्या होगा, प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन सी, जैसे कि एल्ब्यूमिन वगैरह, इनके साथ बाइंड की ड्रग, और ड्रग सिक्वेस्टर हो गई, यानी कि रुक गई नॉन डिफ्यूजिबल फॉर्म के अंदर। अब वो ड्रग जो है वो ब्लड से निकल नहीं रही, स्लोस करेगा ट्रांसफर ऑफ ड्रग आउट ऑफ द वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एक्ट करता है ड्रग रिजर्वायर, मतलब कि ड्रग को रोके रखता है, ड्रग को स्टोर कर देता है। जब कंसंट्रेशन ड्रग की डिक्रीज करती है प्लाज्मा के अंदर, तो ड्रग डिसोसिएट हो जाती है एल्ब्यूमिन से और प्लाज्मा में आ जाती है। अब इसका हमें फायदा भी है प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंडिंग का, और नुकसान भी है। फायदा ये है कि जब ड्रग बॉडी के अंदर, प्लाज्मा के अंदर, ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा होगी तो उसका इफेक्ट भी बहुत ज्यादा होगा। तो फायदा हमारे पास ये है कि जब प्लाज्मा प्रोटीन्स के साथ ड्रग बाइंड है तो वो अपना काम नहीं कर रही, तो जब वो अपना काम नहीं करी तो उसका हमें कोई नुकसान नहीं हो रहा। जब हमें उसकी जरूरत होगी वो डिसोसिएट हो जाएगी, प्लाज्मा में आ जाएगी और अपना इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगी। लेकिन एक नुकसान भी है कि अब हमें बॉडी में जरूरत है ड्रग की, लेकिन वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुई हुई है, अब वो निकल ही नहीं रही उससे, तो वो अपने इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी। तो ये इसके फायदे और नुकसान होते हैं। ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड भी कर जाती है। इसी तरह टिश्यूज में प्रोटीन्स के साथ न्यूक्लिक एसिड्स, लिपिड्स के साथ बाइंड कर जाती है। इसकी वजह से उसका एक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है, ज्यादा देर तक वो काम करती रहती है, थोड़ी थोड़ी निकलेगी और अपना काम जितना जरूरत होगी कर सकेगी। लेकिन इसकी वजह से टॉक्सिसिटी भी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ड्रग एक जगह अकुमुलेट हो रही है, एक जगह इकट्ठी हो रही है, अपना काम नहीं कर रही, तो क्या होगा कि टॉक्सिसिटी डेवलप हो जाएगी, जैसे कि साइक्लोफॉस्फेमाइड्स अकुमुलेट हो जाती है ब्लड के अंदर और हेमरेज काज करा देती है, हेमरेजिक स्टेटस करा देती हैं, तो इस वजह से। और नेक्स्ट फैक्टर जो लाइपोफिलिसिटी को इफेक्ट करता है वो है लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स। ये बात तो इतनी बार हो चुकी है, जो कि लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स होंगे वो इजीली क्रॉस कर सकेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और उनकी पेनिट्रेशन ज्यादा होगी, डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगी। इसी तरह अगर हाइड्रोफिलिक ड्रग होंगे वो क्रॉस नहीं कर सकेंगे सेल मेम्ब्रेन को, और वो पास करेंगे स्लिट जंक्शन से, तब वो पास कर सकेंगे सेल मेम्ब्रेन के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर हो सकेंगे। तो ये हो गया। अब कौन कौन से फैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं वो हमने देख लिए। अब नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि एब्जॉर्प्शन के साथ बायोअवेलेबिलिटी था ना, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन के साथ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। वहां पे क्या था कि एब्जॉर्प्शन थी कि ड्रग कितना ब्लड के अंदर आता है, और बायोअवेलेबिलिटी थी कि कितने % आता है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है कि डिस्ट्रीब्यूट कितना होता है ड्रग, कितने % डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होता है। बॉडी के अंदर डिफरेंट तरह के फ्लूइड वॉल्यूम्स होते हैं ना, जैसे कि प्लाज्मा है, इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है, बिटवीन द सेल्स जो फ्लूइड होता है, इनटू द सेल जो फ्लूइड होता है, डिफरेंट तरह के फ्लूइड्स होते हैं ना, तो कितना ड्रग वहां पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ये सिंपली वैसे ही है जैसे बायोअवेलेबिलिटी थी।
बायोअवेलेबिलिटी का मतलब ये था ना कि कितने परसेंट ड्रग ऑब्जॉर्ब हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन कितने वॉल्यूम ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये एक अपीरेंट वॉल्यूम होता है, फ्लूइड वॉल्यूम होता है, जो कि इंटायर ड्रग को बॉडी के अंदर रखने के लिए जरूरी होता है जितना ड्रग प्लाज्मा के अंदर है। अब बाकी सारे ड्रग है तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर ना, यानी कि ब्लड के अंदर है। अब हमें देखना है कि कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है बॉडी फ्लूइड्स के अंदर। तो इस वॉल्यूम को हम कहते हैं कि ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको हम मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करने का फार्मूला है अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी, कितना टोटल ड्रग है बॉडी के अंदर, डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, यानी कि C नॉट। प्लाज्मा के अंदर कितना ड्रग है और फिर कितना बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, यानी कि डिफरेंट टिश्यूज और ऑर्गन्स के अंदर कितना ब्लड गया है। तो अगर कोई ऐसा ड्रग है जो कि ब्लड के अंदर ज्यादा है, तो इसका मतलब है कि वो लेस स्प्रेड किया है, मतलब कि हमने 10 मिलीग्राम ड्रग दिया और 9 मिलीग्राम वो भी ब्लड के अंदर ही है, तो हमें पता चल जाएगा कि इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सिर्फ 1% डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो उसका मतलब ये होगा कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम है। लेकिन सेम टाइम के ऊपर एक ऐसा ड्रग है जो कि 8% डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, यानी 8 मिलीग्राम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, सिर्फ 2 मिलीग्राम हमें प्लाज्मा में मिल रहा है, तो हम कह देंगे कि इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, ये ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जब ब्लड के अंदर होगा ड्रग ज्यादा, तो इसका मतलब है लेस उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका लेस है। लेकिन जब वही सेम ड्रग टिश्यूज के अंदर ज्यादा होगा, तो हम कह देंगे कि ज्यादा ड्रग जो है वो कहाँ पे है? टिश्यूज में है। तो इस वजह से डिस्ट्रीब्यूशन उसका, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन उसका टिश्यूज में ज्यादा है। तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, वो क्या कंपेयर करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विद द वॉल्यूम ऑफ वाटर कंपार्टमेंट इन द बॉडी। डिस्ट्रीब्यूट जो डिसॉल्व होना है ना ड्रग ने, वो वाटर कंपार्टमेंट में ही होना है। लिपिड बायलर तो सिर्फ क्रॉस करने के लिए, लिपिड तो नहीं होता हर जगह। बॉडी के अंदर फ्लूइड्स होते हैं, जैसे इंट्रासेलुलर फ्लूइड होता है, प्लाज्मा होता है, ब्लड होता है, ये सारे फ्लूइड्स होते हैं बॉडी के अंदर। हर जगह लिपिड तो नहीं होता है, टिश्यूज के अंदर, सेल्स के अंदर भी फ्लूइड्स होते हैं। तो ड्रग ने अपना जो काम करना होता है ना, वो फ्लूइड में डिसॉल्व होकर करना होता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमें कैसे पता चलेगा? तो जब भी कोई हम ड्रग लेते हैं ना, वो 3 कंपार्टमेंट में बॉडी के अंदर जा सकता है। या तो वो प्लाज्मा कंपार्टमेंट में जाएगा, प्लाज्मा में रहेगा। कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि प्लाज्मा में रह जाते हैं, वहां पे ट्रैप्ड हो जाते हैं, मतलब कि वो अब लिपिड बायलर को भी क्रॉस नहीं कर पा रहे, वो फ्लूइड में नहीं जा पा रहे, वो कहीं नहीं जा पा रहे। तो जो प्लाज्मा में ट्रैप हो जाते हैं, यानी कि ब्लड में ही रह जाते हैं, उनका हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है। अब कोई ऐसा ड्रग है जिसका बहुत ज्यादा वेट है, वो ना तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में से पास कर सकेगा, ना कैपिलरीज के अंदर से पास कर सकेगा, बहुत ज्यादा वेट है ना, या फिर प्रोटीन बाइंडिंग ज्यादा है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड हुआ है, तब भी नहीं वो क्रॉस कर सकेगा। इतना बड़ा है कि स्लिट जंक्शन से भी नहीं पास कर पा रहा, तो क्या होगा कि वो प्लाज्मा में स्टे कर जाएगा, वहां ही ट्रैप हो जाएगा। तो उसका वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, वो डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हो रहा, तो उसका वॉल्यूम इतना ही होगा जितना प्लाज्मा का वॉल्यूम है। नॉर्मल जो बॉडी होती है ना, 70 kg का पर्सन हम लेते हैं एज अ एग्जाम्पल। फिजियो में भी हम 70 kg के पर्सन की एग्जाम्पल लेते थे ना, यहाँ भी जो 70 kg पर्सन होता है ना, उसके अंदर 4 लीटर होता है प्लाज्मा का, तो सिर्फ वो 4 लीटर में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, वो इतनी जगह डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, वो आगे नहीं कहीं जा सकता बॉडी के अंदर। टोटल तो बॉडी के अंदर 42 लीटर फ्लूइड होता है ना, लेकिन ये सिर्फ 4 लीटर जितना प्लाज्मा का है ना, उतना ही रहेगा। जैसे कि हेपरिन है, ये बहुत ज्यादा हाई मॉलिक्यूलर वेट होता है, एक्सटेंसिव प्रोटीन इसकी बाइंडिंग होती है, प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बहुत ज्यादा बाइंड कर जाता है, इतना बड़ा होता है कि स्लिट जंक्शन से भी नहीं पास कर सकता। तो इसलिए फिर कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में जाते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का मतलब ये है कि वो प्लाज्मा में भी होंगे, साथ में वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड, यानी कि जो सेल्स के दरमियान फ्लूइड होता है ना, सेल के अंदर वाला नहीं, सेल के दरमियान फ्लूइड होता है, और ट्रांससेलुलर फ्लूइड में भी जा सकते हैं। ट्रांससेलुलर फ्लूइड वो होते हैं जो कि जैसे कि CSF है, जो ब्रेन में होता है, ब्रेन के लेयर्स के अंदर होता है, मेनिंजेस में होता है, या जॉइंट्स में होता है। तो इन सब को मिला के जो फ्लूइड बनता है ना, हम उसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, यानी कि सेल के बाहर वाला, उसमें कुछ भी आ सकता है। तो कौन से ऐसे ड्रग्स होंगे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स में आएंगे, जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट तो होता है, लेकिन वो हाइड्रोफिलिक होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। लाइपोफिलिक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे कि लिपिड बायलर को नहीं क्रॉस करे। अगर वो लिपिड बायलर को क्रॉस करे होते ना, तो हम कहते हैं कि वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड में जा सकते हैं, यानी कि सेल के अंदर भी जा सकते हैं। तो ये हाइड्रोफिलिक होते हैं, ये एंडोथेलियल स्लिट जंक्शन को भी पास कर सकते हैं, लेकिन वो लिपिड बायलर को क्रॉस नहीं कर सकते। तो हमें ये याद रखना है कि जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होगा वो लिपिड बायलर को क्रॉस नहीं कर सकेगा, जैसे कि अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स में।
फिर नेक्स्ट कुछ ऐसे ड्रग होते हैं जो टोटल बॉडी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी आएगा और इंट्रासेलुलर भी आएगा। एक्स्ट्रा सेलुलर में से प्लाज्मा भी आएगा, साथ में इंस्टीट्यूशनल फ्लूइड भी आएगा, साथ में इंट्रासेलुलर फ्लूइड, सारे फ्लूइड्स आएगा। ये ऐसे ड्रग्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम होता है, लाइपोफिलिक भी होते हैं, लिपिड बाइलेयर को भी क्रॉस कर सकते हैं, सेल मेम्ब्रेन से पास भी कर सकते हैं इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, जिसके एथेनॉल है। तो ये हो गए। तो हमें पता चल गया जब भी कोई ड्रग बॉडी के अंदर आता है तो वो कहाँ कहाँ कौन कौन से फ्लूइड्स के अंदर जा सकता है, प्लाज्मा में, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में और इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि किसी ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना है। अब यहाँ पे एक मसला है कि जब हम कोई ड्रग देते हैं ना, कोई मेडिसिन हमने ली, तो वो फौरन से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि वो 5-10 मिनट जैसे बैठी रहेगी कि प्लाज्मा वॉल्यूम ये मेजर करे पर्सन ताकि मैं फिर डिस्ट्रीब्यूट हूँ, ऐसा नहीं होता। अगर हम फौरन ड्रग देते हैं ना, हम साथ ही प्लाज्मा लेवल मेजर करने लग जाते हैं कि ड्रग का कितना है, तब भी हमें सही रीडिंग नहीं मिलती, क्योंकि कुछ ड्रग जल्दी से डिसॉल्व हो जाती हैं, जल्दी जल्दी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो हमें सही रीडिंग नहीं मिलती। तो हम फिर कैसे पता लगाएं कि कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है किसी चीज का। तो इसके लिए हम 2 ग्राफ्स बनाते हैं। ये सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, ये अब प्रैक्टिकल चीज नहीं हो रही। हम प्रैक्टिकली कोई ग्राफ नहीं बना रहे, ये थ्योरेटिकल है, हम अंदाजा लगा रहे हैं कि ऐसा हो सकता है। तो होता यह है कि जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं तो वो क्विकली डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है। अब आप इस ग्राफ में देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन फेज जो है वो कम है एज कम्पेयर टू इलिमिनेशन फेज। डिस्ट्रीब्यूट क्विकली हो जाती है, लेकिन इलिमिनेट जब होना होता है ना तो वो क्विकली नहीं होती। तो उसमें जो इलिमिनेशन फेज होती है ना, उसमें ड्रग एक कांस्टेंट अमाउंट, जैसे कि 5% ड्रग जो है वो रिमूव होनी है बॉडी से, या 50% ड्रग रिमूव होनी है बॉडी से कांस्टेंट टाइम के अंदर, जैसे कि 2 सेकंड है, 2 सेकंड में 2 मिलीग्राम ड्रग रिमूव होनी है बॉडी से। तो वो इलिमिनेशन फेज जो होती है ना, वो एक कांस्टेंट होती है, वो लार्ज होती है और स्लो होती है। इलिमिनेशन फेज स्लो होगी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज रैपिड होगी। जब हमें ये पता चल गया ना, हम क्या कहते हैं, हम एक लॉग ग्राफ बना लेते हैं। ये ग्राफ नॉर्मल है, अब इसका ही हमने एक लॉग ग्राफ बना लिया। ये जो इलिमिनेशन वाली लाइन थी ना, इसको हमने सीधा कर दिया। अब हम ये क्यों करते हैं, ताकि जितना ड्रग इलिमिनेट हो रहा हो ना, तो हमें पता चल जाएगा कि कितना वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। और इस लॉग ग्राफ से हमें ये भी पता चल जाएगा कि कितनी कंसंट्रेशन थी ड्रग की, इनिशियली कितनी कंसंट्रेशन थी प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन को हम डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते। जब हम आईवी कोई ड्रग देते हैं तो हम क्या करते हैं कि जो ये ग्राफ था ना, इसको हम स्ट्रेट लाइन लगा देते हैं। तो ये जो C0 है ना, ये हमें बताएगा कि इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है ड्रग की। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिर हम मेजर करते हैं अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी डिवाइडेड बाय इनिशियल प्लाज्मा कंसंट्रेशन। जैसे कि हमने कहा कि हमने 10 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिया, तो ये अमाउंट थी ड्रग की बॉडी के अंदर कि हमने 10 मिलीग्राम ले लिया, ये हमें पता है कि हमने 10 मिलीग्राम का इंजेक्शन दिया है। फिर हम C0 जब मेजर कर लेंगे ना, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी, जैसे कि वो 1 आई है, तो हम इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो आएगा ना 10 लीटर, जैसे कि आंसर आया, तो वो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगी कि वो 10 लीटर जो बॉडी फ्लूइड है उसके अंदर डिसॉल्व किया है। टोटल 42 लीटर था ना, तो हमें पता चल जाएगा कि 10 लीटर्स के अंदर डिसॉल्व किया है। तो ये एक थ्योरेटिकल सा है कि हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को कैसे मेजर कर सकते हैं। फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक ही फैक्टर है, हाफ लाइफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करती है। हाफ लाइफ होती क्या चीज है? हाफ लाइफ होती है कि जैसे हमने कोई ड्रग दिया, वो कितनी देर में हाफ इलिमिनेट हो जाएगा बॉडी से। जैसे कि हमने 50 मिलीग्राम को ड्रग दिया, वो कितनी देर में आधा होगा, यानी कि 25 मिलीग्राम कितनी देर में होगा। तो वो जो उसको टाइम लगा है ना 50 से 25 होने में, तो वो जो होता है ना, वो हाफ लाइफ होती है। टाइम टेकन टू रिड्यूस द प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन बाय हाफ। इसका फार्मूला भी है 0.693 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय क्लियरेंस। तो ये कैसे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट करता है? कोई भी ऐसा फैक्टर जो कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करता है, वो हाफ लाइफ को इंक्रीज कर देगा, एक्शन इनका इंक्रीज कर देगा ड्रग का। अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर सकते हैं? कोई भी फैक्टर ले लो जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि ड्रग बॉडी के अंदर गया और प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, प्लाज्मा के अंदर प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड किया हुआ है। अब ये जो बाइंडिंग है ना प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, ये क्या कर रही है, ये उसको ब्लड के अंदर, ये उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं होने दे रही। और जब कोई ड्रग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, वो एलिमिनेट भी नहीं होगा, वो अपना काम भी नहीं कर सकेगा, वो एक जगह पड़ा हुआ है, वो वहां पे अकुमुलेट हुआ है। तो कोई भी फैक्टर जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करेगा, हाफ लाइफ को भी इंक्रीज करेगा, वो एक जगह अकुमुलेट हुआ है, वो एक जगह पड़ा हुआ है, तो वो हाफ भी नहीं हो रहा क्योंकि वो यूज ही नहीं हो रहा। तो इस तरह उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन भी इंक्रीज कर जाएगा, जब उसकी जरूरत होगी तब वो रिमूव होगा।
तो कोई भी फैक्टर जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को इंक्रीज करेगा, हाफ लाइफ को इंक्रीज करेगा, ड्यूरेशन ऑफ ड्रग को इंक्रीज करेगा। तो ड्रग एलिमिनेशन होती है वो डिपेंड करती है कि कितना ड्रग डिलीवर हुआ है किडनी और लिवर को। जब एक ड्रग प्लाज्मा में पड़ा हुआ है, वहां से कहीं जा ही नहीं रहा, तो वो कैसे डिलीवर होगा लिवर और किडनीज में, कैसे वो रिमूव होगा बॉडी से? वो रिमूव नहीं होगा ना। ये जो अमाउंट ऑफ ड्रग डिलीवरी है ये डिपेंड करता है ब्लड फ्लो के ऊपर, अमाउंट ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा की, कितना ड्रग है प्लाज्मा के अंदर, कितना ब्लड फ्लो है, उसकी हेल्प से ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगा, ड्रग जो है वो लिवर किडनीज वगैरह में जाएगा ताकि वो रिमूव हो सके। तो कोई भी चीज जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को बढ़ा रही होगी वो हाफ लाइफ को बढ़ा रही होगी। इन दोनों का क्या है? डायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो ये फार्मूला भी इसका लाजमी याद रख लेना है। ऐसे एमसीक्यूज आ सकते हैं जिसमें आपको वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्लियरेंस की वैल्यू दी हो और हाफ लाइफ कैलकुलेट करने के लिए दी हो, तो ये कर लेना है। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है कि बहुत ज्यादा ड्रग टिश्यूज के अंदर है, प्लाज्मा के अंदर ब्लड कम है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट ज्यादा हुआ है, एक्स्ट्रा प्लाज्मिक स्पेसिस के अंदर ज्यादा है और एलिमिनेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। जब भी किसी ड्रग ने एलिमिनेट होना है ना, तो वो उसने ब्लड से जाना है लिवर में, किडनीज में और फिर एलिमिनेट होना है। जब वो ब्लड में ही नहीं है ही टिश्यूज में, तो वो कैसे एलिमिनेट होगा? तो ये हो गया। तो अब हमने सब कुछ कर लिया, एब्जॉर्प्शन भी हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गई, मेटाबॉलिज्म भी हो गया। अब हमने करना है ड्रग को एलिमिनेट। ड्रग को हमने बॉडी से निकालना है, जो भी एक्स्ट्रा ड्रग बचेगा। जब ड्रग बॉडी के अंदर आता जाता है ना, तो बॉडी का दिल होता है कि वो इसको रिमूव करे। बॉडी चाहती है कि वो ड्रग को रिमूव करे, एलिमिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब 3 तरह से बॉडी ड्रग को रिमूव कर सकती है। एक होता है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, एक होता है बिलियरी एलिमिनेशन और एक होती है यूरिनरी एक्सक्रीशन, यानी कि लिवर से, बाइल में या यूरिन में। ये मेजर है। इसके अलावा माइनर भी होते हैं जैसे कि स्वेट में, मिल्क में, बहुत सी चीजें होती हैं। तो ड्रग क्लियरेंस की अगर आपसे डेफिनेशन को पूछा तो ये होगी कि व्हेन ड्रग एंटर द बॉडी, बॉडी ट्राई टू रिमूव इट, एलिमिनेशन प्रोसेस बैगन। 3 वेज ऑफ एलिमिनेशन होते हैं, हेपेटिक, बिलियरी और यूरिनरी। क्लियरेंस क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ ब्लड फ्रॉम विच द ड्रग क्लियर बाय यूनिट टाइम, कि कितने वॉल्यूम से ब्लड के ड्रग क्लियर हो रहा है। जैसे कि 5 लीटर होता है ना ब्लड, तो कितने वॉल्यूम से ड्रग क्लियर हो गया? 4 लीटर से ड्रग क्लियर हो गया, 3 लीटर से ड्रग क्लियर हो गया, तो कितने वॉल्यूम से ड्रग क्लियर हो गया, कितने वॉल्यूम ऑफ ब्लड से ड्रग रिमूव हो गया, कितना वॉल्यूम ऐसा है ब्लड का जो कि फ्री ऑफ ड्रग है। तो जो क्लियरेंस का फार्मूला होता है ना, वो ये होगा, क्लियरेंस इज इक्वल टू 0.693 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ। ये हाफ लाइफ वाला ही फार्मूला है, लेकिन अब इसमें हमने क्लियरेंस को कैलकुलेट किया है। अब जो मेटाबॉलिज्म होता है ना, उसके 2 काइनेटिक्स होते हैं। काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म का मतलब यह है कि कितनी जल्दी ड्रग ब्रोकन डाउन होता है। पहले ड्रग ब्रोकन डाउन होगा ना, फिर ही एलिमिनेट होगा ना। अब जो सारे प्रोसेस होंगे ना, वो सब कुछ ड्रग को एलिमिनेट करने के लिए होंगे, ड्रग को बॉडी से रिमूव करने के लिए होंगे। तो जो काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म है ना, उसके 2 काइनेटिक्स होती हैं। फर्स्ट ऑर्डर होता है और 0 ऑर्डर होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक का मतलब यह है कि जितना ज्यादा ड्रग प्रेजेंट होगा उतना ज्यादा वो ब्रोकन डाउन होगा। मोर ड्रग प्रेजेंट, फास्टर इट ब्रोकन। जितना ज्यादा ड्रग है उतनी तेजी से वो टूटेगा। अब इसमें जो ड्रग एलिमिनेट हो रहा है ना, वो हाफ लाइफ के टाइप पे हो रहा है। यानी कि हाफ लाइफ में ये होता है ना, जैसे कि 100 मिलीग्राम ड्रग था, वो एक हाफ लाइफ के बाद रह गया 50, दूसरी हाफ लाइफ के बाद रह गया 25, फिर रह गया 12.5। एक कांस्टेंट परसेंटेज रिमूव हो रही है। ऐसा तो नहीं हो रहा कि 100 में से 50 रिमूव हुआ है और 50 में से 40 हो जाए, ऐसा तो नहीं हो रहा। हाफ कर रहे हैं हर चीज का। 100 का हाफ कितना होता है? 50 होता है। तो यानी कि 50% ड्रग रिमूव हो रहा है। 50 का हाफ कितना होगा? 25। तो 50 का 50% जो होता है ना, वो 25 होता है। तो मेन इसमें बात यह है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में परसेंटेज, कांस्टेंट परसेंटेज रिमूव हो रही है ड्रग की। जितना ज्यादा ड्रग प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से 50% कर देना है, उसके हिसाब से ड्रग रिमूव होगा कि कितना रिमूव हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो 50% हो, लेकिन कांस्टेंट जरूर होगा। हो सकता है कि हर हाफ लाइफ में 10% रिमूव हो रहा, हो सकता है 20%, लेकिन एक कांस्टेंट परसेंटेज होगी हर हाफ लाइफ के बाद। जैसे कि अगर कहें कि 10 सेकंड के बाद 10% ड्रग रिमूव होना है, तो हर 10 सेकंड के बाद 10% रिमूव होगा। ये नहीं होगा कि एक 10 सेकंड के बाद 10% रिमूव हुआ, दूसरे 10 सेकंड के बाद 20% रिमूव हुआ, ऐसा नहीं होगा। जितना ज्यादा ड्रग प्रेजेंट है उतनी जल्दी वो ब्रोकन डाउन होगा। ऐसा बहुत सी एंटीबायोटिक्स शो करती हैं। जब हम एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो इस तरह रिमूव होती हैं बॉडी से।
जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ये होता है, इसमें ये होता है कि एंजाइम्स की कैपेबिलिटी होती है, जैसे कि 50 एंजाइम्स है, उन्होंने 50 मिलीग्राम ऑफ ड्रग को डिस्ट्रॉय करना है, एलिमिनेट करना है बॉडी से या तोड़ना है, ठीक है। अब जो एंजाइम्स है ना, उन्होंने 50% ड्रग को ही करना है, 50 मिलीग्राम ड्रग को ही करना है। अब चाहे आप उसको 100 मिलीग्राम दे दें, चाहे आप 50 मिलीग्राम दे दें, चाहे 150 मिलीग्राम दे दें, उसकी जो कैपेसिटी है ना कि मैंने इतना काम करना है, एंजाइम्स ने 50 मिलीग्राम ड्रग को तोड़ना है, तो वो उतने कांस्टेंट अमाउंट में तोड़ेंगे। जितना मर्जी ड्रग ज्यादा आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में ये था, जितना ज्यादा ड्रग आ रहा था उतनी ज्यादा ब्रोकन डाउन हो रहा था। लेकिन जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में ऐसा नहीं होता। बॉडी ने रिमूव करनी है कांस्टेंट, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, बॉडी रिमूव करेगी 10 मिलीग्राम पर और, बेशक आपके पास 50 मिलीग्राम है या 500 मिलीग्राम है, आपके पास जितना मर्जी ड्रग है, बॉडी ने उतना ही रिमूव करना है जितना उसने करना है पर और। जैसे कि वारफरीन है, एथेनॉल है, फिनाइटोइन है, ये वाला मैकेनिज्म शो करते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि कुछ ड्रग फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं और कुछ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करते हैं, और ये कैसे डिसाइड होगा? तो ये डिसाइड होगा माइकलिस मेंटन इक्वेशन से। ये इक्वेशन क्या है? V यानी कि रेट ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इक्वल है V मैक्सिमम कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Km यानी कि माइकलिस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय C। यहाँ पे कि जो V मैक्सिमम है ना, ये मैक्सिमम स्पीड है जिसके ऊपर एंजाइम सैचुरेट होते हैं, एंजाइम काम कर सकते हैं। और ये जो कंसंट्रेशन है, ये ड्रग कंसंट्रेशन है जब एंजाइम अपनी हाफ की स्पीड से काम कर रहे हैं, यानी कि वो 50 मिलीग्राम ड्रग को तोड़ सकते हैं ना, 25 को जिस स्पीड पे तोड़ेंगे ना, वो होगी हमारे पास। अब अगर ड्रग की कंसंट्रेशन लेस है तो क्या होगा? कंसंट्रेशन लेस है और Km ज्यादा है। अब आपने इसमें ना नोमिनेटर को नहीं देखना, आपने सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है। अगर कंसंट्रेशन लेस होगी यानी कि कंसंट्रेशन लेस है और Km ज्यादा है, तो कंसंट्रेशन तो नेग्लिजिबल होगी, कंसंट्रेशन तो नेग्लिजिबल होगी, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V मैक्सिमम के। अब ये जो नीचे वाली कंसंट्रेशन है ना, ये नेग्लिजिबल हो गई है, Km तो वैसे ही कांस्टेंट था, तो जो V है ना रेट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया कंसंट्रेशन के। अब जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ज्यादा ड्रग एलिमिनेट होगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। लेकिन अगर ड्रग की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा? कंसंट्रेशन ज्यादा है, Km कम है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V मैक्सिमम के। ये कंसंट्रेशन से कट गई, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा V मैक्सिमम से। अब जो एंजाइम्स है ना, वो अपनी मैक्सिमम स्पीड से वर्क कर रहे हैं, जितना वो कर सकते हैं ना उतना वो काम कर रहे हैं। अब बेशक आप चाहे ड्रग की कंसंट्रेशन जितनी मर्जी बढ़ा दें, उन्होंने जितना काम करना है ना, उन्होंने उतना ही करना है। तो ये है जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। तो ये हो गया, जब कंसंट्रेशन लेस होती है तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स होता है, जब कंसंट्रेशन ज्यादा होती है तो जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स होता है। तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन तक देख लिया था, अब हम मेटाबॉलिज्म को पढ़ रहे हैं। अब रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं मेटाबॉलिज्म के? अब मेटाबॉलिज्म था क्या कि बॉडी ड्रग जब टिश्यूज में जाती है, जैसे कि लिवर वगैरह में जाती है, डिफरेंट टिश्यूज में जाती है, वहां पे जाके बाहर ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वाटर सोल्यूबल हो जाती है, ताकि वो बॉडी में रिमूव हो जाए, बॉडी से रिमूव हो जाए। यूरिन में, बाइल में वाटर सोल्यूबल होगी तभी वहां पे सोल्यूबल होगी ना फ्लूइड में। लिपिड सोल्यूबल तो सोल्यूबल होगी टिश्यूज में, लेकिन हमने अब ड्रग को बनाना है वाटर सोल्यूबल। इसके लिए हम उसके रिएक्शन कराते हैं। दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। हमारा एम क्या है? तो यहाँ पे यही मेन एम लिखा हुआ है कि किडनीज एलिमिनेट नहीं कर सकती लाइपोफिलिक ड्रग को, वो दोबारा से रीअब्सॉर्ब हो जाएगी। तो हम ड्रग को बनाते हैं वाटर सोल्यूबल। कैसे बनाते हैं? दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक होता है फेज 1 रिएक्शन और एक होता है फेज 2 रिएक्शंस। फेज 1 रिएक्शंस के अंदर ड्रग मॉडिफाइड होती है, वाटर सोल्यूबल ही बननी है, लेकिन हम इसके अंदर पोलर कंपाउंड जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, COH ग्रुप, केमिकल फार्मूला होता है ना हर मेडिसिन का, तो उसके अंदर अगर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा कर दी जाए, जैसे कि OH ग्रुप ऐड कर दिया जाए, तो क्या होगा? ड्रग मॉडिफाइड हो जाएगी, ज्यादा वाटर सोल्यूबल हो जाएगी। अब ये किस तरीके से हम कर सकते हैं? अगर हम ड्रग की ऑक्सीडेशन कर दें, रिडक्शन कर दें, हाइड्रोलिसिस कर दें, तो वो ज्यादा वाटर सोल्यूबल हो सकती है, तो एडिशन हो सकती है पोलर कंपाउंड्स की। अब इससे होगा क्या? अब जो फेज 1 रिएक्शन है ना, इससे 3 आउटकम्स हो सकते हैं। या तो कोई इनएक्टिव हो जाएगा ड्रग, एक्टिव ड्रग था इनएक्टिवेट हो जाएगा, या कोई इनएक्टिव ड्रग था तो वो एक्टिव हो सकता है, या टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी बन सकते हैं। तो जब भी कोई फेज 1 रिएक्शन होगा ना, तो ये तीनों चीजें हमें मिल सकती हैं। फिर फेज 2 रिएक्शन में क्या होगा कि एक लार्ज पोलर मॉलिक्यूल हम उसके साथ ऐड कर देंगे, कॉन्जुगेशन होती है यहाँ पे मेनली।
मेन रिएक्शन होती है ग्लूकनेशन होती है, एसिटाइलेशन होती है, मिथाइलेशन होती है और ये फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बना देता है। अब चाहे कोई इनएक्टिव था, कोई एक्टिव था, कुछ भी था ना, यहाँ पे जो प्रोड्यूस हुए ना, इन्होंने फेज 2 रिएक्शन से पास करना है। जब ये पास करेंगे ना, अब जो इनएक्टिव ड्रग है वो तो ऐसे एलिमिनेट हो जाएगा, लेकिन जो प्रो ड्रग से एक्टिव ड्रग बने वो फेज 2 रिएक्शन में जाके इनएक्टिव हो जाएगा। सेम टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स भी इनएक्टिव हो जाएंगे और इस तरह ड्रग वाटर सोल्यूबल हो जाएगा, फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव हो जाएगा। देखिए आप ये एग्जांपल देखें कि एक ड्रग था, उसने फेज 1 रिएक्शन से पास किया, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हाइड्रोलिसिस हुई, फिर फेज 2 रिएक्शन से पास किया, कॉन्जुगेटेड प्रोडक्ट बने, ग्लूकनेशन हुई, ग्लूटाथायोलेशन हुई, एसिटाइलेशन वगैरह हुई और वाटर सोल्यूबल ड्रग हो गया। एग्जाम्पल क्या है, पैरासीटामोल जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, फेज 1 रिएक्शन से पास किया, जब उसकी ऑक्सीडेशन होनी है, इन तीनों में से कोई एक रिएक्शन होना होता है। ऑक्सीडेशन होनी है ना तो एक टॉक्सिक इंटरमीडिएट बन जाता है। जब ये टॉक्सिक इंटरमीडिएट फेज 2 रिएक्शन से पास करता है तो ये ग्लूटाथायोन के साथ बॉन्ड बना लेता है, कॉन्जुगेट हो जाता है और एक नॉन टॉक्सिक कंपाउंड बना लेता है और यूरिन में एलिमिनेट हो जाता है। इसकी बस इतनी सिंपल सी बात थी। अब ये जो हमने रिएक्शंस पढ़े हैं ना मेटाबॉलिज्म के, फेज 1 और फेज 2 रिएक्शंस, जो फेज 1 रिएक्शन होता है ना ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस वाला, उसमें एक एंजाइम सिस्टम काम कर रहा होता है जिसको हम कहते हैं CYP450 सिस्टम ऑफ एंजाइम। ये एंजाइम सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब SCQs आते थे तो ये क्वेश्चन जरूर आता था। तो ये जो CYP450 सिस्टम होता है ना, इसके अंदर एंजाइम फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है फेज 1 रिएक्शन कराने के लिए। कोई भी ड्रग आएगा उसका जो फेज 1 रिएक्शन होता है ना, तो वो ये CYP फैमिली करती है। अब कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो इस एंजाइम सिस्टम को इनहिबिट कर देते हैं और कुछ इसको इंड्यूस कर देते हैं, यानी कि उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। तो जो CYP इनहिबिटर्स होते हैं, जब कोई भी ड्रग ऐसा, अब इसमें ये होगा कि हमने 2 ड्रग्स लिए होंगे। पहले आपने एक मेडिसिन ली, वो अपना काम कर रही थी, ठीक है। आपने एक और मेडिसिन ली जो कि या तो CYP इनहिबिटर है या इंड्यूसर्स है। उसकी वजह से जो पहले वाला ड्रग होगा ना, उसको क्या इफेक्ट होगा, ये हमने इसमें पढ़ना है। तो जो CYP इनहिबिटर्स होते हैं ना, तो कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो कि CYP450 एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अब इस इनहिबिशन की वजह से क्या होता है, ड्रग की प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रही है। अब ये जो CYP450 सिस्टम था ना, इसने ड्रग को तोड़ना था, उसको वाटर सोल्यूबल बनाना था, उसको एलिमिनेट कराना था। जब वाटर सोल्यूबल ड्रग बन ही नहीं रहा, एलिमिनेट हो ही नहीं रहा, तो प्लाज्मा के अंदर एक्युमुलेट होगा ना, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। अब जब बहुत ज्यादा प्लाज्मा के अंदर ड्रग एक्युमुलेट हो गया तो उसकी टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो इसकी वजह से CYP450 सिस्टम को इनहिबिट करने की वजह से, फेज 1 रिएक्शन के ना होने की वजह से, मेटाबॉलिज्म ना होने की वजह से क्या होगा, ड्रग की टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। एग्जाम्पल जैसे कि ओमेप्राजोल जो है ना, वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को इंक्रीज करती है वार्फरिन के। हमने पहले वार्फरिन दिया, वो अपना नॉर्मली जो उसका काम था ना वो कर रही थी, लेकिन जब हमने साथ ओमेप्राजोल दे दी ना, तो उसने क्या किया, वार्फरिन का मेटाबोलाइज होना बंद कर दिया, उसको फेज 1 रिएक्शन से पास होने ही नहीं देगी। फेज 1 रिएक्शन उसका हुआ ही नहीं, मेटाबॉलिज्म उसका हुआ ही नहीं, तो क्या होगा, वार्फरिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाएगी, इसकी टॉक्सिसिटी इंक्रीज कर जाएगी। इसी तरह कुछ CYP इंड्यूसर्स होते हैं, ये एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं CYP की। अब जो भी ड्रग CYP की एक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, यानी कि वो दूसरे ड्रग को ज्यादा मेटाबोलाइज कर रहा है, ज्यादा उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन को डिक्रीज कर रहा है, टॉक्सिसिटी उसकी डिक्रीज कर रही है। तो एग्जाम्पल ये है कि जो रिफेम्पिन होता है वो इंक्रीज कर देता है मेटाबॉलिज्म को, HIV प्रोटीएज जो ड्रग्स होते हैं उनके कैसे CYP450 एंजाइम्स को। इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो HIV प्रोटीएज है ना, इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगी, इनकी टॉक्सिसिटी डिक्रीज करेगी। अब यहाँ पे कुछ ड्रग लिखे हुए हैं जो कि CYP इनहिबिटर्स होते हैं, इंड्यूसर्स होते हैं, तो ये आपने देख लेने हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है ड्रग एलिमिनेशन बाय द किडनी। अब हमने मेटाबोलाइज कर लिया ड्रग को, अब लास्ट जो हमारा स्टेप है ना, हमने बॉडी से ड्रग को रिमूव करना है। ड्रग बॉडी से रिमूव कैसे हो सकता है, तो जो पहला स्टेप है ना वो ये हो सकता है कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से पास करें। अब हमें पता है कि सारी जो चीजें होती है ना, जिन्होंने भी एलिमिनेट होना होता है यूरिन में, वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट से पास करती हैं और फिर यूरिन में एलिमिनेट होती हैं। तो ब्लड क्या करेगा, एंटर होगा ग्लोमेरुलस के अंदर। जो स्मॉल ड्रग्स होते हैं, जो कि छोटे छोटे ड्रग्स होते हैं, ब्लड से ट्यूब्यूल में खुद ब खुद मूव कर जाएंगे और एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है ना। अब इनमें वो वाले ड्रग्स नहीं आने जो कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है या बहुत ज्यादा बड़े ड्रग्स हैं, ऐसे ड्रग नहीं आएंगे। सिर्फ फ्री ड्रग आएंगे और छोटे ड्रग आएंगे, स्मॉल ड्रग्स आएंगे, वो खुद ब खुद मूव कर जाएंगे। जैसे कि हमने पहले देखा था कि जो पैसिव डिफ्यूजन होती है उसमें ड्रग खुद ब खुद मूव करता है,
जहां पे हाई कंसंट्रेशन होगी लो कंसंट्रेशन की तरफ खुद ब खुद मूव करेगा। ये एक पैसिव प्रोसेस होता है, इसके अंदर कोई एनर्जी रिक्वायर नहीं होती। तो पहले जो होता है ना, वो जो छोटे ट्रक होते हैं, स्मॉल ट्रक्स होते हैं, वो खुद ब खुद मूव कर जाते हैं, ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेट से एलिमिनेट हो गए। लेकिन कुछ ट्रक्स ऐसे होते हैं जो ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेट से एलिमिनेट नहीं होते, जैसे कि प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है या बहुत बड़े ड्रग हैं, तो वो रिमूव होते हैं प्रोक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन से। इसमें ये होता है कि ड्रग यूज करता है कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जैसे कि कोई कैरियर प्रोटीन यूज करता है, प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में सिक्रीट हो जाता है। एक बहुत बड़ा ड्रग था, एक कैरियर प्रोटीन लगी हुई थी, ड्रग कैरियर प्रोटीन के साथ बाइंड करेगा, उसमें कंफर्मेशन चेंज होगी और वो उसको प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल से निकाल देगा। तो ऐसे ड्रग जिनकी सिक्रीशन ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेट से नहीं होती, वो प्रोक्सिमल ट्यूब्यूलर सिक्रीशन से एलिमिनेट हो जाते हैं। और फिर नेक्स्ट आ जाता है डिस्टल ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन। अब यहाँ पे एलिमिनेशन तो हो गई, यहाँ तो कुछ ड्रग ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेट से एलिमिनेट होंगे, जो ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेट से एलिमिनेट नहीं हो रहे वो प्रोक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन से एलिमिनेट होंगे। जो छोटे ड्रग होंगे वो ग्लोमेरुलोफिल्ट्रेट में एलिमिनेट हो जाएंगे, खुद ब खुद एलिमिनेट हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ बड़े ड्रग होंगे जिनको किसी चीज की, किसी सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है, तो वो प्रोक्सिमल ट्यूबुलर से सिक्रीट हो जाएंगे। लेकिन अब ड्रग जो है वो किडनीज पे नीचे नीचे पास करेंगे, यानी कि डिस्टल ट्यूब्यूल तक पहुंच गए हैं। अब होगा ये कि जो वाटर होता है ना यूरिन के अंदर, बॉडी ट्राई करती है कि वाटर को रीअब्सॉर्ब कर दे, वाटर को ज्यादा ना एलिमिनेट होने दे, बहुत ज्यादा यूरिन एलिमिनेट ना हो। जब बहुत ज्यादा वाटर एब्सॉर्ब हो जाएगा ना बॉडी के अंदर, तो क्या होगा कि जो ड्रग की कंसंट्रेशन है ना वो इंक्रीज कर जाएगी। अब ड्रग की कंसंट्रेशन इंक्रीज करने की वजह से जो लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स थे ना, वो क्या करेंगे, बेशक हमने वाटर सोल्यूबल ड्रग को बना लिया था, लेकिन कुछ पार्टिकल जैसे होते हैं ना, कुछ ड्रग ऐसे होते हैं जो लिपिड सोल्यूबल नहीं भी बन सकते, वो क्या करेंगे, वो डिफ्यूज बैक कर जाएंगे ब्लड के अंदर। अब हमने इस प्रोसेस को रोकना है, हमने ड्रग को वापस बॉडी में नहीं लाना। अगर हमने वापस ही रखना होता तो हम पहले ही ना रिमूव करते, तो ऐसा नहीं करना होता बॉडी ने। हमने ड्रग को ट्रैप करके रखना है यूरिन के अंदर ताकि वो रिमूव हो सके। जैसे कि हमने पीएच वाले टॉपिक में देखा था कि जो अनआयनाइज्ड ड्रग्स होते हैं, यानी कि जो आयनिक फॉर्म में नहीं होते, वो लिपिड सोल्यूबल होते हैं, वो बॉडी के अंदर पास कर सकते हैं, सेल्स में जा सकते हैं। तो हमारी कोशिश ये होनी है कि हम अनआयनाइज्ड ड्रग ना बनाएं, उनको आयन की फॉर्म में रखें, आयनाइज्ड रखें, ताकि वो बॉडी में दोबारा अब्सॉर्ब ना हो सके। तो आयनाइज्ड ड्रग रखेंगे तब वो यूरिन में एक्सक्रीट होंगे। तो इस तरह से होती है एलिमिनेशन। तो जो हमने बात की ना कि हमने ड्रग को एलिमिनेट कराना है, हमने उसको आयनाइज्ड फॉर्म के अंदर रखना है, तो हम ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, अब ये हमारे कंट्रोल में है या नहीं है। तो हमें पता है कि ड्रग दो तरह के होते हैं, एसिडिक ड्रग और बेसिक ड्रग। अब जो एसिडिक ड्रग होते हैं ना, अगर हमने उनको आयनाइज करना है ना, हम उनको बेसिक मीडियम देंगे। अगर यूरिन का मीडियम बेसिक होगा ना, यानी कि उसकी पीएच ज्यादा होगी, एसिड की खुद की पीएच कम है लेकिन यूरिन की पीएच ज्यादा है, वो वहां जाके आयनाइज्ड हो जाएगा, आयंस में टूट जाएगा, तो क्या होगा, ज्यादा एलिमिनेट होगा यूरिन के अंदर। और सेम विद द बेसिक ड्रग, के बेसिक ड्रग जो होते हैं इनकी पीएच ज्यादा होती है, जब हम इनको लेस पीएच वाले एनवायरनमेंट में रखेंगे ना, तो ये आयनाइज्ड हो जाएंगे और ज्यादा एलिमिनेट हो जाएंगे बॉडी से। जैसे कि एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे दी हुई है कि जो फिनोबार्बिटल है ना, वो वीक एसिड है, हमने इसको रिमूव करना है तो अल्कनाइजेशन ऑफ यूरिन से रिमूव करना है, यानी कि हम बेसिक एनवायरनमेंट बना देंगे यूरिन का ताकि ये आयनाइज्ड हो जाए और एलिमिनेट हो जाए। ये वाला कॉन्सेप्ट लाजमी याद रखना है, इसके आपको बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आने वाले हैं, क्योंकि एससीक्यूज में भी आता था और एमसीक्यूज में भी आता था। कोई ड्रग दे देते हैं कि ये एसिडिक ड्रग है, अब हमने इसको बॉडी से रिमूव करना है तो कैसे रिमूव करें। नेक्स्ट आ जाता है डोजेस रिजीम। ये हम कैसे सिलेक्ट करते हैं कि कितनी डोज देनी है और किसी ड्रग की मल्टीपल डोजेस देनी है या सिंगल डोजेस देनी है। तो इसमें हमारे पास दो तरह के कॉन्सेप्ट है, एक होता है लोडिंग डोज और एक होता है मेंटेनेंस डोज। लोडिंग डोज में अगर हमें ये रिक्वायर्ड होना कि हमने सिंगल ड्रग एडमिनिस्टर करना है और एक स्पेसिफिक प्लाज्मा कंसंट्रेशन हमें चाहिए, कि जैसे कि हमें 50 मिलीग्राम प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन हमने बार बार डोजिंग नहीं करनी, हमने एक ही इंजेक्शन लगाना है और 50% हो जाए, तो इसको कहते हैं लोडिंग डोज। लेकिन हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन, एक टारगेट प्लाज्मा कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन वो हमें मल्टीपल डोज से चाहिए। तो जब मल्टीपल डोजेस देने की होगी ना बात, तो हम उसमें कहेंगे कि ये मेंटेनेंस डोज है, यानी कि एक डोज, एक ड्रग है जैसे कि पैराडोल है, उसका एक्शन रहता है 6 आवर्स के बाद, हम दोबारा से 6 आवर के बाद पैराडोल दे देंगे, फिर पैराडोल दे देंगे, तो ये हो जाएगी एक मेंटेनेंस हो जाएगी, एक मेंटेन हो जाएगी चीज, तो इसको कहते हैं कि ये मेंटेनेंस डोज होती है। अब इनके जो फॉर्मूलाज हैं ये आपने देख लेनी है। लोडिंग डोज का फॉर्मूला होता है सी टारगेट, जितने हमें प्लाज्मा कंसंट्रेशन, जितने हमें टारगेट चाहिए, प्लाज्मा कंसंट्रेशन का टारगेट चाहिए, मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिवाइड कर देंगे उसको बायोबिलिटी से।
इसी तरह मेंटेनेंस डोज होती है सी टारगेट मल्टीप्लाई क्लियरेंस, डिवाइड कर देंगे उसको प्रोबेबिलिटी से, एंड दैट्स इट। फार्माकोकाइनेटिक्स के यही टॉपिक्स थे। अब इनके जो नोट्स हैं और साथ में एमसीक्यूज की पॉइंट्स हैं, ये मैंने पीडीएफ में डाल दिए, ये आपको मिल जाएंगे। और एमसीक्यूज की पॉइंट्स बुक से हैं। इसमें ये होता है कि एक एमसीक्यूज की स्टेप होती है, लेकिन उसके साथ 4 एमसीक्यूज नहीं होते, उसके साथ डायरेक्ट आंसर है। तो इस तरह से प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है। बुक्स बार बार तो नहीं रीड की जाती, तो ऐसे रिवीजन भी अच्छी हो जाएगी। तो आपने पीडीएफ जरूर देखना है, या आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा पीडीएफ। चाहें तो बुक से रीड कर लें, लेकिन ये रिवीजन के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि आप पीडीएफ से पढ़ लें। अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आप एक दफा बुक रीड करें, साथ साथ पीडीएफ में देखते जाएं कि उसमें कुछ चीज मिसिंग है तो आप उसमें ऐड कर दें, एंड दैट्स इट।